हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं NSN ब्लॉग नीलेश सागर निडर के साथ में। और आज मैं पावर ऑफ मनी यानी कि पैसे की ताकत, उसका दूसरा भाग है आज। फर्स्ट पार्ट मैं बता चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में। दूसरा मेरी ही लाइफ का इंसिडेंट, मैं किसी दूसरे का नहीं बताना चाह रही हूँ। दूसरे के एग्जाम्पल तो बहुत लोग देते हैं कि भाई दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। मैं अपने लाइफ के जो हादसे हुए हैं ना, पैसे को लेकर के, जो मतलब दर्द, जो दुख और जो प्रताड़ना मैंने खुद झेली है ना, मैं जानती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ, लोग बोलते हैं ना कि भाई पैसा ज़रूरी नहीं है, रिश्ते बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। भाई साहब, कुछ काम में नहीं आता है, कुछ भी काम में नहीं आता। जब मुसीबत में आप होते हो ना, तो सिर्फ पैसा ही काम में आता है। जी हाँ, ये बात जो मैं बताने जा रही हूँ ये है 2017 यानी 2017 के लास्ट दिसंबर की। सितंबर में मेरे भाई की डेथ हुई थी, जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। 2017 के लास्ट महीने में, आखिरी महीने में, दिसंबर में मैं अपने गांव गई थी। मैं अपनी सिस्टर के साथ यहीं रहती थी, भजनपुरा के अंदर। तो मैं भी काम करती थी, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, बहुत सारी चीज़ें, और मैं मार्केटिंग का काम भी करती थी क्योंकि घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, इस वजह से। तो पढ़ाई भी करनी थी और अपने शौक भी पूरे करने थे, घर का खर्चा भी चलाना था। तो हम जैसे लोगों की लाइफ इतनी आसान नहीं रही है, तो बहुत सारे काम करने पड़े हैं हम लोग को। उम्र नहीं थी, समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने घर का पेट पालने के लिए और खुद का पेट पालने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं दिसंबर के महीने में 2017 में अपने घर, अपने गांव गई, जहाँ पर मेरी मदर और मेरे फादर। मेरा ज़िला फर्रुखाबाद है, ग्राम मेरा रोशनाबाद है। रोशनाबाद में मेन रोड पर ही मेरा घर है, जहाँ पर मेरी मम्मी छोटी सी परचून की दुकान चलाती थी और मेरे फादर भी वहाँ पर बैठते थे। और हमारी थोड़ी सी खेती है गांव के अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी खेती है। तो उस टाइम में मेरी मम्मी के पेट में रह रह के दर्द उठता था। अब दर्द उठता था तो मैंने मम्मी को बोला जा करके गाँव में कि मम्मी आप एक काम कीजिए, आप अल्ट्रासाउंड करवा लो, पेट में क्या प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो अल्ट्रासाउंड करवा लो, तो उसमें पता चल जाएगा। तो मम्मी ने बोला ठीक है। घर पे कोई था नहीं, मैं और मम्मी और पापा, हम 3 लोग ही थे। मेरी सिस्टर की शादी हो चुकी थी 2014 के अंदर ही। तो मैंने मम्मी को कायमगंज बड़ी सिस्टर के यहाँ भेजा, मेरी मम्मी अकेली चली गई। और वहाँ पर जा कर के मेरा भांजा है विवेक, उसके साथ में जा कर के उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया। तो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट जो थी कि मतलब डॉक्टर से जब मेरी बात हुई और मेरे भांजे से मेरी बात हुई, मेरी बहन के जो लड़का है, मेरा भांजा है, उससे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मौसी जी ऐसी सी वाली बात है और डॉक्टर से मैं आपकी बात करा देता हूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको बहुत ही सीरियस डिजीज़ है, मैं आपको नहीं बता सकता, आप इनको या तो लखनऊ लेकर के जाइए या दिल्ली लेकर के जाइए, यहाँ पर इनका इलाज ही नहीं है। मतलब जब उनका पेट का वो करवाया गया तो मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी बीमारी, ऐसी कौन सी परेशानी है, थोड़ा सा डर गई। फिर मैंने अगले दिन मम्मी को बुलाया कि आप घर वापस आ जाओ और मैं अभी आई हुई हूँ, मैं आपको दिल्ली लेकर के चलती हूँ। तो मम्मी की तैयारी कराई, सारी चीज़ें, मैं मम्मी को दिल्ली लेकर के आई। दिल्ली में भजनपुरा में, जहाँ पर मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, वो रहती थी किराए पे। ठीक है भाई, उनको लेकर आए। मुझे सच में ये उम्मीद नहीं थी कि भाई कोई मतलब इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है, इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है। ठीक है ना भाई, ठीक है। उस टाइम मैं काम कर रही थी, मेरे पास मतलब कुछ मैंने अपनी जमा पूंजी की हुई थी, तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इलाज कराने लायक पैसे हैं मेरे पास। लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि कैंसर जैसी मतलब भयानक बीमारी जो है वो मेरी माँ को हो चुकी है और मुझे आगे ये चीज़ सुनने को मिलेगी, मतलब मैंने ये सोचा नहीं था। तो भजनपुरा के अंदर शेरपुर चौक के पास में है मावी हॉस्पिटल। क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट करवाया ना मेरी माँ का, तो मुझे सारी चीज़ बखूबी याद है। तो सबसे पहले मैं मावी हॉस्पिटल में मेरी बहन के साथ में उनको लेकर के गई, मेरी बड़ी बहन मेरे साथ गई। तो फिर ठीक है, तो डॉक्टर ने चेक किया सारा कुछ और उनने 5,000 के टेस्ट लिखे, जो ब्लड के टेस्ट थे वो। उस टाइम मुझे जानकारी नहीं थी कि भाई सस्ते होते हैं, महंगे होते हैं, कैसे होते हैं। ये
17 की मैं बात कर रही हूँ, लास्ट दिसंबर की। ठीक है भाई, टेस्ट कराए। टेस्ट कराने के बाद में फिर डॉक्टर ने बोला इनका सीटी स्कैन जो होता है वो करवाओ और पेट सीटी स्कैन दो। ठीक है, तो मैंने इनका पहले सीटी स्कैन कराया, जो कि भजनपुरा में नहीं हुआ था। मैं जगह का नाम बोल रही हूँ, मयूर विहार के आसपास कोई हॉस्पिटल है, वहाँ के लिए उन्होंने लिखा था, तो वहाँ पर कराया। अच्छा, वह कराया। कराने के बाद में जो उसकी रिपोर्ट आई, एक डॉक्टर थे हाँ मावी हॉस्पिटल की, उन्होंने वो रिपोर्ट देखी और उन्होंने बोला कि इनको कैंसर हो चुका है। सीटी स्कैन कराया था, कैंसर हो चुका है। और आप सोच नहीं सकते कि उस टाइम मेरी हालत क्या थी। मतलब मैं सोच के रह गई। मतलब मम्मी मेरी सामने नहीं थी, मम्मी को कमरे के बाहर बिठा दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी खर्चा आया, क्योंकि प्राइवेट में खर्चा होता है आपको पता है, प्रॉपर मैं आपको, मेरे पास सारे बिल रखे हुए हैं, वो मैं देख के बताऊंगी। लेकिन उस टाइम की जो सिचुएशन थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मम्मी को घर लेकर के गई। घर ले जाने के बाद में मैंने दीदी को, अपने सारे जो सिस्टर थी, रिश्तेदार थे, सभी को बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बताया है। ठीक है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि मेरे घर में मेरे सारे मामा वगैरह और मेरे परिवार में सारे लोग मतलब मोस्टली अच्छे खासे पैसे वाले हैं, कोई भी गरीब नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं इनको, मम्मी को लेकर के गई राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल जो है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर। ठीक है ना, वहाँ पर लेकर के गई तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने साफ जवाब दे दिया और बोला कैंसर है और लास्ट स्टेज है। ठीक है ना, आप इनका लीवर के ऊपर फैल गया है। ठीक है ना, तो लीवर ट्रांसप्लांट करवा लीजिए अगर बचा सकते हो तो, और अरेंजमेंट मतलब पैसों का अरेंजमेंट कर सकते हो तो मैंने कहा लगभग कितना खर्चा आएगा। तो उन्होंने बोला कि आप मतलब यहाँ पर तो नहीं करेंगे, आप कहीं दूसरी जगह पता कर लो। तो भाई ठीक है, मैं एम्स में लेकर के गई। एम्स में बोला तो एम्स में बोला कि नहीं भाई, ऑपरेशन तो इनका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरे पेट के अंदर चारों तरफ ही उनका कैंसर फैल चुका था, मतलब ओवरी वगैरह में फैल चुका था उधर कैंसर। तो बोले कि अब किस किस चीज़ का, मतलब कौन कौन सा बॉडी का पार्ट निकलवा सकते हो, क्योंकि फिर तो इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा ना, सब क्या क्या निकाल सकते हैं। और एज भी मतलब उनका मतलब लगभग 58 ईयर ओल्ड, मतलब 58 साल की हो चुकी थी उस टाइम में, 58-60 साल। तो ये चीज़ें। अच्छा, मेरा मतलब रहते ही थी मैं दीदी के पास में भजनपुरा, जो कि किराए पर था। भजनपुरा में किराए पर रहते थे हम लोग। और मम्मी को गांव से लाना, फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें, मेरे पास जो भी पैसे थे लगभग, ठीक है ना, आधे पैसे मेरे खर्च हो चुके थे उस टाइम पीरियड में। ठीक है भाई, जनवरी आई। जनवरी के अंदर उनके पैट सीटी स्कैन और जो दूरबीन वाले जो होते हैं, जो गले के अंदर से दूरबीन डाल के पेट के अंदर देखते हैं, ठीक है ना, वो, और बहुत सारे उनके ब्लड टेस्ट वगैरह होते रहते थे। ठीक है भाई, एम्स वालों ने क्या किया कि इनको जीवी पंत और लोकनायक दोनों पास पास में हॉस्पिटल है, दिल्ली गेट के पास में, दिल्ली के अंदर, वहाँ पर मम्मी को रेफ़र कर दिया कि आप वहाँ पर जाइए और इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, मैं आप पे रेफ़र कर दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, वहाँ पर रेफ़र किया। रेफ़र करने के बाद में घर की सिचुएशन ऐसी थी, मतलब कि क्या ही बताएं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। जो लाइफ मैंने मतलब कि दिसंबर से और 2018 जुलाई तक जी है, वो 7 महीने मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा डरावना जो टाइम होता है ना, कि ना आपको दिन में चैन है, ना आपको रात में चैन है, ना आपको खाना अच्छा लग रहा है, ना आपको सोना अच्छा लग रहा है, कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है ना, सिर्फ दिमाग में एक ही टेंशन है कि बस कैसे ही मैं अपनी माँ को बचा दूँ। ठीक है भाई, वहाँ पर रेफ़र किया तो वहाँ मेरे 2 डॉक्टर थे। एक मोमडन थे, उनका नाम याद नहीं है, और एक बनिए मतलब कि अग्रवाल थे। ठीक है, तो 2 लोग मम्मी को देखते थे हमेशा ही। वो दोनों लड़के यंग एज के थे, लेकिन बहुत अच्छे थे सीरियसली। एक दो बार मैं, कई बार जब उनकी ड्यूटी नहीं थी मैं तब भी पहुँच गई, तब भी उन्होंने बेचारे ने, जो उनके क्वार्टर्स बने हुए थे ना, वहाँ पर मैं मम्मी को लेकर गई, वहाँ पर भी उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया, उनको देखा। मतलब ये नहीं कि भाई चलो कोई पेशेंट आएगा उसको भेज दो, ये चीज़। अच्छा, ये लगातार 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 ये चीज़ें चलती रही। जब मम्मी के पेट में दर्द उठता था, अब वो चीज़ महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मैंने महसूस की है, मेरा अंदर से दिल भर आया है। खैर, मतलब कि जब वो चीखती थी, चिल्लाती थी ना, तब स्पेशल डॉक्टर यहाँ द्वारका मोड़ से मैं बुला करके लाती थी कि चलो मेरी मम्मी को देखो चल करके।
रात में 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है ना। डॉक्टर को बुलाना, और फिर मम्मी को इंजेक्शन से आराम नहीं मिलता था। उनको डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं लगाते थे, ग्लूकोज के अंदर डाल के उनको पेन किलर जो मेडिसिन जो होती थी, जो दवाइयाँ इंजेक्शन, वो उसमें ग्लूकोज में डाल के दिए जाते थे। तो रात भर उनका हाथ पकड़ के बैठना कि मम्मी हाथ ऐसे ना कर दें, ऐसे ना कर दें। पता नहीं कितनी रातें मैंने ऐसे गुजारी हैं अपनी, ठीक है। और जो मेरे सहयोगी थे मेरे घर के अंदर, मेरी सिस्टर वगैरह थी, ठीक है ना, और एक और समाज के व्यक्ति थे जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि उन्होंने उस टाइम तो बहुत अच्छा किया था, ठीक है ना। लेकिन बाद में जो चीज़ें हुई वो इतनी बुरी हुई हैं कि मैं उनका नाम लेना भी गुनाह समझती हूँ आज की डेट में। मिशनरी हैं, बहुत बड़े मिशनरी हैं, आपको बहुत बड़ा मिशनरी मानते हैं, ठीक है। उन्होंने मेरी हेल्प की। अब सिचुएशन यहाँ पर ये थी कि लगभग जितना पैसा था मेरे पास उस टाइम, करीब 5-6 लाख रुपए मैंने अपने पास से मम्मी के इलाज में लगा दिया सारा, ठीक है। मेरी मम्मी डेली अपने, नीलू बेटा फ़ोन लगाना, ज़रा भैया को फ़ोन लगाना, लो कौन से बैंक वाले मामा है, फ़ोन लगाया, भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक बार आके मुझे देख जाओ, ठीक है भैया, हाँ ठीक है जीजी आ रहे हैं, ठीक है ना। कभी टाइम नहीं मिला उनको, ठीक है। थोड़ा बड़े भैया के पास फ़ोन लगा देना, तो बड़े भैया के पास भी कई बार फ़ोन किया। मतलब कि जितने भी उनके भैया थे मेरे मम्मी के, मतलब जितने भी मामा थे मेरी माँ मरते मर गई, डेथ हो गई उनकी। लेकिन कोई से मामा के पास में फर्रुखाबाद से दिल्ली का किराया, मात्र अगर आप ट्रेन से आते हो तो 200-250 रुपये का रिजर्वेशन है स्लीपर का, ठीक है। और एसी का है 600-650 रुपये दिल्ली तक का, ठीक है। तो मेरे किसी भी मामा के पास में 1000 रुपये किराए के नहीं थे कि वो आकर के दिल्ली अपनी बहन को देख जाते। अच्छा, ना आने की वजह क्या थी? ना आने की वजह सिर्फ एक ही वजह मुझे जो नज़र आई है, वो एक ही वजह है कि उनके पास 1000 रुपये की बात नहीं थी। वजह ये थी अपनी बहन को देखने के लिए ना आने की, कि हाँ भाई कि अगर हम जाएंगे तो हमें 2, 4, 10, 5 हज़ार रुपये देना पड़ेगा इलाज के लिए। खाली हाथ ऐसे कहेंगे लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, क्या 5 हज़ार भी नहीं है क्या इनके पास, और मांग देंगे तो भाई इनकार कैसे करेंगे, इनकार करने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है ना। जितने भी मैं अपने ख़ानदान की भी बात कर रही हूँ, मेरे ख़ानदान में मेरे चाचा ताऊ के कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल गरीब हो, जो मौके पर 5-10 हज़ार रुपये नहीं दे सकता था। कोई भी नहीं आया, सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बने बैठे हैं और सबने खूब पैसा कमाया है, सब कुछ। मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है कि मेरे खानदान वालों ने पैसा कमाया है, उनके पास सरकारी नौकरी है, या मेरे रिश्तेदारों के पास सरकारी नौकरी, मुझे इस चीज़ से कोई ना जलस है ना तकलीफ है। बात यह है कि क्या उन्होंने उस टाइम मेरी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी चाची के लिए, अपनी बड़ी माँ के लिए, अपनी मौसी के लिए इंसानियत दिखाई? अकेली मैं सब जगह भटकती रही कि भाई किसी से 5 हज़ार रुपये ले लिए, किसी से 10 हज़ार ले लिए, किसी ने 50 हज़ार रुपये दे दिए, ठीक है ना। उधार ले करके कि मैं अपनी माँ का इलाज कराया। मतलब हॉस्पिटल के अंदर ये हालत थी कि सुबह अगर आप जल्दी पहुंच गए तो आपको व्हील चेयर मिल जाती थी, अदरवाइज व्हील चेयर भी आपको नहीं मिलती थी। तो मेरे पास उस टाइम इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक व्हील चेयर खरीद लूँ। लेकिन मैंने समाज के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया। मैंने कहा यार, जब ये मेरे घर वाले, मेरे खानदान के, मेरे रिश्तेदार मेरा साथ नहीं दे रहे हैं और समाज के सामने मैं गिड़गिड़ाऊंगी, कैसा लगेगा। एक इंसान की होती है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, कि ठीक है यार जो हो रहा है होने दो, ठीक है, मैं खुद में सारा कुछ कर लूँगी। और मैंने किया। मैं अपनी माँ को, ये पीठ होती है ना, जैसे छोटे बच्चे को पीछे ऐसे करके कन्हैया बिठाते हैं, ऐसे कंधे पे बिठा करके 6-6 मंजिल हॉस्पिटल पे मैं चढ़ के गई हूँ अपनी माँ को ले जाने के लिए। जब मेरी माँ की कीमोथेरेपी, अगर किसने करवाई होगी तो उसको पता होगा कीमोथेरेपी क्या होती है। तो ग्लूकोज लगता है, ठीक है ना, जो कैंसर को वहीं पर रोकने के लिए होता है। तो ऐसे बोतल लेके खड़ी रहती थी और एक बेड पर, दिल्ली के अंदर, मैं जीबी पंत की बात कर रही हूँ, लोक नायक की बात कर रही हूँ, वहाँ पर एक बेड पर 2 पेशेंट क्रॉस में लिटाते थे, क्रॉस में, ठीक है ना। एक ऐसे पेशेंट लेटा है, दूसरा ऐसे, और मैं बोतल लेके खड़ी हूँ। स्टैंड भी नहीं होता था कि भाई स्टैंड, उस चीज़ की भी ये हालत थी। मैं 2018 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और अपनी गली से, मेरी गली से 2 गली छोड़ के तीसरी गली में लास्ट में जा कर के मेन मार्केट से ई रिक्शा मिलता था।
और मेरी मम्मी चल नहीं पाते थे क्योंकि पैर उनके बहुत कमज़ोर हो गए थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अपनी मम्मी को दोनों हाथों से ऐसे उठा करके, ऐसे, मतलब मैं खुद 50 किलो की थी और मेरी मम्मी का वज़न भी 50 किलो था, और उठा करके ऐसे हाथ ऐसे से कांपते रहते थे, ऐसे से करके उठा करके ले जाती थी। लोग देखते थे, हंसते थे। एक वाकया तो मैं आपको बताऊं कि मैं ज़मीन पर ऐसे बैठी हुई थी, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि लाओ मम्मी को लिफ्ट से लेकर के जाती हैं, लिफ्ट से। तो नीचे से तो मुझे लिफ्ट मिल गई, ठीक है ना, जैसे तैसे करके लिफ्ट में जगह मिल गई। तो मैं चढ़ गई हॉस्पिटल पे। अब हॉस्पिटल में ऐसे घूम के पूरा दूसरे पोर्शन में मेरे को जाना था। अब मम्मी की चलने की कंडीशन में नहीं थी मेरी, तो मैं ज़मीन पे बैठी ऐसे करके, और मैंने मम्मी से बोला कि तुम ऐसे कन्हैया बैठ जाओ, हमारे यहाँ यूपी में बोलते हैं कन्हैया बिठा लेना, है ना। तो मैंने मम्मी को ऐसे बिठा लिया। अब मैंने बिठा तो लिया, लेकिन मैं उठूँ कैसे, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि जितना वज़न मेरा उतना ही वज़न का कोई भी व्यक्ति, बच्चा, अगर आप अपनी पीठ पे बिठाओगे तो आप नहीं उठ पाओगे। तो सामने 2 बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, अंकल। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल ज़रा मुझे उठा के खड़ा कर दो, क्योंकि मैं उठ नहीं पा रही हूँ। क्योंकि खड़े खड़े तो मम्मी को मैं कन्हैया बिठा नहीं सकती थी, पीछे ऐसे करके बिठाते हैं बच्चों को, बिठा नहीं सकती थी, ठीक है ना। तो उन 2 बुजुर्ग लोगों ने मदद की, और जो लड़के थे ना यंग एज के, वो हंस रहे थे। तो मैंने उनसे सीधा एक बात बोली थी, मैंने कहा बेटा आज जो हंस रहे हो ना, कल ऐसा ना हो ये जो आज सिचुएशन मेरी है, कल तुम्हारे साथ भी सिचुएशन आ जाए। तो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी है अपने उस बुरे टाइम में, मैंने माँ को अपनी इन बेबस हालातों में नहीं छोड़ा। एक चीज़ बहुत अच्छी मेरे को सीख मिली है कि भाई पैसा कमाइए, एंड मतलब बिल्कुल आखिरी से आखिरी समय में सिर्फ पैसा काम आएगा। अगर आपके पास पैसा है तो सारे रिश्तेदार हैं, सब आपको चाय पे बुलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, सब आपकी सेवा करेंगे, खुशामद करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो किसी रिश्तेदार से उम्मीद मत रखो, चाहे वो कितने ही करोड़पति हो। बहुत से लोग कहते हैं मेरे रिश्तेदार तो फलाने हैं, मेरे रिश्तेदार तो फलाने हैं। अरे भैया वो फलाने अपने लिए हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये बहुत कड़वा सच है, ये मेरे बहुत बैड एक्सपीरियंस है। जिस टाइम मेरी माँ की आखिरी सांसें, मेरी माँ की डेथ हुई थी 30 जुलाई 2018 को, मेरी माँ की आखिरी सांसें चल रही थी, जब लंबी लंबी सांस आती है ना वो, और उस टाइम मेरे जेब में 10 रुपये भी नहीं थे। मैं ये सोच रही थी कि यार क्या करूं, कहाँ से पैसे लाऊं, कहाँ से पैसे लाऊं। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए 2018 की मैं बात कर रही हूँ, जुलाई की, 30 जुलाई की, मेरे पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है भाई। क्योंकि लगभग 7-8 महीने पहले मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी। हम उस कर्जे से तो निकल नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन और बिगड़ गई। मतलब 7-8 महीनों के अंदर मेरे घर में 2 मौतें हुई। शाम का टाइम था, करीब 6 बजे के बाद का टाइम। मैं थी और मेरे साथ जो समाज के एक साथी हैं वो थे, हम दोनों लोग थे। तो मैंने आपस में बात की, मैंने कहा एक काम करते हैं, अपन चलते हैं कहीं पैसों का अरेंजमेंट करते हैं। तो उन्होंने जयपुर के सर हैं, मेरी उनसे बात नहीं होती थी ना, उस टाइम मैं उनको जानती थी। उन्होंने अपने हिसाब से उनसे बात करके बोला कि ऐसे ऐसे समाज की लड़की है और उसकी मदर की तबीयत ख़राब है और 5,000 रुपये चाहिए। तो 5,000 रुपये उन्होंने अपने मतलब अपने हिसाब से मंगवाए। और यहाँ पर मैं, मेरे जो गुप्ता अंकल हैं, ब्रजेश गुप्ता अंकल, ठीक है, उनके पास में मैं गई और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अंकल मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, जब भैया की हालात ख़राब थे तब भी आपने ही मदद की थी, मुझे और किसी से उम्मीद नहीं है, आप ही मदद करो। और वो टाइम, मतलब ऐसा टाइम था, उस टाइम एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में कि वो बताने लायक नहीं है और मैं बताना नहीं चाहती। हो सकता है अनजाने में हुआ हो या हो सकता है जानबूझकर हुआ हो, जो भी सिचुएशन थी मैं बताना नहीं चाहती, क्योंकि किसी ने अगर अच्छा किया ना, तो अगर उसने थोड़ा बुरा भी किया ना तो चलो ठीक है, उसे इग्नोर किया जा सकता है। मैंने उनसे बोला अंकल हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी तो पैसे नहीं है, सुबह पैसे लेना। मैंने तुरंत उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा अंकल अभी वो कंडीशन नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है आधी रात में कुछ हो जाए, क्योंकि मम्मी का अंतिम समय चल रहा है जिस हिसाब से है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा आप घर पे जाओ और मैं घर पे ही आ जाता हूँ। तो हम लोग ने बोला कि ठीक है चलते हैं। मतलब मैं एक घर छोड़ के गली के कोने पर पहुँची थी,
और इतने में मेरे घर से फ़ोन आ गया, मेरी बहन ने फ़ोन किया कि नीलू जल्दी घर आ जाओ, और मम्मी नहीं रही। अब मेरे को वहाँ पर चक्कर आ गया और मैं गली के कोने पे बैठ गई, और मैं भागती हुई मतलब तुरंत थोड़ी देर बैठी जैसे मतलब मुझे ये लगा जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद मैं उठी और सीधा भागती हुई अंकल के पास गई कि मम्मी ख़त्म हो चुकी हैं, अंकल आप पैसे का अरेंजमेंट करो क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं हैं। अंकल ने वही बोला कि बेटा तुम चलो और मैं 10-15 मिनट में घर पे आता हूँ। वहाँ से मैं घर पे आई। घर पे मेरा हाल देखिए, जो कहते ना परिवार, भाई हैं, बहन हैं, जीजा हैं, सब हैं। मेरा बड़ा भाई आया उस टाइम पर, मेरे बड़े भाई ने मेरी मदर के लिए कुछ नहीं किया। ये मैं बुराई नहीं कर रही हूँ कि कोई सोचे कि भाई ऐसी भी औलाद हो सकती है, भाई साहब ऐसी औलादें भी होती हैं। बड़े भाई साहब मेरे आए, उनके साथ में एक बंगाली औरत जिसको वो लेके घूमते रहते हैं, किसी दूसरे की बीवी, उसको भी लेकर के आए रोना पीटना, मतलब होता ना एक्टिंग करना भी लोगों की लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्हें वो की, ठीक है ना, और बोले कि नीलू अम्मा की जो डेड बॉडी है गांव में लेकर के आ जाना, हम लोग निकल रहे हैं। ठीक है भैया। मेरी बड़ी बहन आई, ठीक है ना, जीजा आए, और वही रोना पीटना, और चले गए कि ठीक है हम लोग गांव के लिए निकल रहे हैं, और तुम, मैं घर में सबसे छोटी, मेरा कोई भी नहीं। मैंने कहा ठीक है। मतलब सिचुएशन थी ना कि मेरे भाई के पास में, मतलब भाभी मेरी जो हैं, ठीक है ना, उनकी डेथ हो चुकी थी 2010 में। बंगालन जिसको लेकर आए मेरे भाई साहब, तो वो बंगालन ने गोल्ड पहना हुआ था सब कुछ, लेकिन मेरे भाई के पास में 10,000 रुपये नहीं थे कि लो नीलू तुम रख लो तो ज़रूरत पड़ेगी। और अंतिम संस्कार और ये सारी चीज़ें, जब सारा इलाज का पैसा मैंने खर्च किया, सब कुछ मैंने किया, ठीक है, आपके पास मतलब मेरे भाई के पास इतने पैसे नहीं थे कि 10,000 रुपये दे देता कि चलो भाई कुछ मदद हो जाती। थोड़ी देर में जब ये लोग चले गए, इन लोग के जाने के बाद में आए मेरे गुप्ता अंकल आए। आने के बाद में उन्होंने तुरंत उनकी दुकान पे जो भी पैसा, उनका हार्डवेयर का काम है, जो भी पैसे थे वो सारे गिन करके लाए। उनके पास से लगभग 35,000 रुपये, 35,000 रुपये थे। उन्होंने मेरे से फटाफट से, मतलब कोई भी देखो भाई, जो इंसान ऐसा काम करता है पैसे के लेन देन का, वो लिखित में तो लेता ही। अंकल ने उस टाइम 35,000 रुपये दिए, ठीक है भाई। 13,000 रुपये की एम्बुलेंस की, जिसमें मैं अपनी मम्मी की डेड बॉडी जो थी वो रख करके फर्रुखाबाद ले गई, दिल्ली से फर्रुखाबाद मैंने खुद उसका पेमेंट किया, ठीक है। गांव गई, गांव जाते ही मेरे मामा, मतलब मम्मी की अंतिम संस्कार की तारीख हो गई थी, और मेरे मामा हाय जीजी, मतलब इतनी एक्टिंग, इतनी नौटंकी कि जो बहन 8 महीने से कैंसर जैसी भयानक बीमारी से तड़प रही थी, जूझ रही थी, और रोज फ़ोन करके कहती थी कि भैया मुझे देख जाओ, अब जब वो जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है, तब तुम मतलब वहाँ पर रोना पीटना कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। ये होते हैं रिश्तेदार। तो भाई साहब मैं थूकती हूँ ऐसे रिश्तेदार पर, ऐसे खानदान पर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है सच में। जो लोग कहते हैं ना कि भाई रिश्तेदार बहुत ज़रूरी होते हैं, भाई कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मेरे 4 मामा हैं, चारों सरकारी नौकरी में थे, ठीक है ना, लेकिन किसी भी मामा के पास में अपनी सगी बहन, अपना ब्लड, उसको देखने आने के लिए 1,000 रुपये किराया नहीं था। असलियत इसके पीछे कुछ और थी कि कहीं उनको कुछ खर्चा ना देना पड़ता है, पैसा ना देना पड़ता है। और ये देखो अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं सब कुछ, लेकिन किसी मामा ने ये नहीं पूछा कि भाई घर में खाने के लिए राशन है कि नहीं है, कुछ है कि नहीं है, नीलू तुम कैसी हो, तुमने कैसे सारी चीज़ें की, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल। ये हाल आता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि भाइयों बहनों, ठीक है ना, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मुझे जानते हैं, तो भाई साहब पैसा कमाओ, जैसे भी कमाओ,
किसी के भरोसे मत रहो कि भाई ये बेटा अपना है, ये बेटी अपनी है, या फिर ये रिश्तेदार अपना है, भैया अपना है, भौजी अपनी है। कोई किसी का नहीं है भाई, सारी दुनिया मतलबी है, एक नंबर की मतलबी है। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मुझे मतलब ये बात बोलते हुए भी मतलब दुख नहीं हो रहा है सीरियसली, लेकिन मेरे बुरे टाइम ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया है ना कि सच में अब मेरा एक ही फोकस है, बस पैसा कमाना। रिश्तेदार खानदान जाए भाड़ में, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तबाह हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। ना मैं आऊँगी ना मैं जाऊँगी। मेरे लिए ये खानदान मर गया, ये रिश्तेदार मर गए, इनके लिए मैं मर गई बस। मेरी बहनें हैं जिन्होंने साथ दिया था, ठीक है ना, और उसमें से एक निठल्ला मेरा भाई भी है जिसने पूरी ज़िंदगी आशिकी के सिवाय, अय्याशी के सिवाय एक चम्मच नहीं बनाई, एक चम्मच। मैं अपने भाई की बात कर रही हूँ, ठीक है। दूसरे की बीवी और बच्चे पाल रहा है, लेकिन अपने बाप को पालने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। बाप का हाथ तोड़ दिया, बाप के साथ मारपीट, मम्मी के साथ में बदतमीजी, लेकिन ठीक है, जो जैसा जी रहा है जियो, मेरे को फ़र्क नहीं है। तो ये है जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अभी एक भाई का मैसेज, एक भाई ने कमेंट किया था मेरी पिछली वीडियो में कि नहीं रिश्तेदारी मतलब घर परिवार बहुत ज़रूरी होता है। भाई साहब, घर परिवार वो ज़रूरी होता है जो आपके साथ में खड़ा हो, आपके सुख में खड़ा हो, आपके दुख में खड़ा हो, बराबर का भागीदार हो। और एक बार सुख में इंसान खड़ा हो ना हो, लेकिन दुख में तो ज़रूर खड़ा होना चाहिए। यार मोहल्ले पड़ोस में भी किसी की डेथ हो जाती है ना, हमारी गली में भी, तो हम उठ के चले जाते हैं कि भाई साहब क्या हो गया। जरा से किसी की रोने की आवाज़ आती है, अरे भाई बच्चे को मार रहे हो तो क्यों मार रहे हो, इनके घर में भी कुछ हो गया तो चलो भाई कुछ नहीं, हम राशन दे सकते हैं, राशन ले लो भाई। ये चीज़ें तो भाई अगर कोई इंसानियत दिखाता है तो दिखाइए, फालतू में किसी के पीछे मत भागिए कि ये मेरा है वो मेरा है। कोई किसी का नहीं है। आपके पास पैसा है, आपके सारे रिश्तेदार हैं, सारे दोस्त हैं, सारे यार हैं, सब कुछ है। मैंने तो पैसा है ना पानी की तरह बहाया है लोगों के ऊपर, फिर भी वो मेरे खुद के मेरे नहीं हुए। तो जो लोग इतना नहीं कर सकते ना, वो कुछ भी नहीं कर सकते। सच में ऐसे लोग होते हैं एहसान फरामोश। उसके बाद में भी क्या सुनने को मिलता है आपको, डायलॉग गालियाँ उसके बाद में भी। इसलिए भाई हम तो हाथ जोड़ लिए, हम ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे खानदान से, ऐसे परिवार से बहुत दूर हैं। हाथ यहाँ तक नहीं, अपने यहाँ तक, कोनी तक बोलते ना, कोनी तक हाथ जोड़ के बस, ठीक है। अपना कमाओ, अपना खाओ, अपने में खुश रहो बस। जो आपको प्यार करते हैं उसको डबल प्यार करो, जो नफरत करता है उससे डबल नफरत करो, सीधी सी बात है। इसलिए भाई साहब मैं फिर से बोल रही हूँ, कुछ करो मत करो, अपने लिए पैसा कमाओ और सेव ज़रूर करो। आप ये मत सोचो बुढ़ापे में आपको बेटा रोटी देगा या बेटी रोटी देगी। भाई साहब मेरी माँ को कितना उनके बेटे ने रोटी दी, ठीक है ना, वो मेरे पूरे घर को पता है और बहुत अच्छे से पता है। और कितने अपने पिता को रोटी दी, ठीक है ना, वो भी मेरे घर में सबको पता है कि माँ का सारा इलाज मैंने खुद कराया, जिसकी इतनी मोटी फाइल मेरे पास बनी रखी है। और मेरे फादर पिछले 3-4 सालों से मेरे साथ ही रह रहे हैं, जिनका खर्चा मैं वेयर कर रही हूँ, यहाँ पर दिल्ली में मेरे साथ रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन वाहवाही किसको मिल रही है, गांव के अंदर जो होता है ना रूढ़ीवादी मानसिकता की, बेटा बेटे से वंश चलेगा। अरे भैया भाड़ में जाए ऐसा बेटा, तो क्या वंश चलाएगा वो जो अपने बाप को नहीं पाल सकता, दूसरे की बीवी और उसके साथ में लाए हुए 3 बच्चों को पाल रहा है, ठीक है, वो क्या वंश चलाएगा। तो भाई सबसे बढ़िया है औलाद पैदा करो मत करो, एक बच्चा रखो काफ़ी है। रोटी देगा तो एक ही देगा, नहीं देगा तो वो भी नहीं देगा। इसलिए अपने हाथ मजबूत करो, पैसा कमाओ और अपने लिए सेव करो, अपनी पत्नी के लिए सेव करो, खुद के लिए, फ्यूचर के लिए। किसी के ऊपर मत बहाओ। सच में आजकल सब ऐसा ही है। और रिश्तेदारों से तो सख्त मुझे इतनी एलर्जी है, सच में इतनी जानवरों से नहीं होगी, सही में किसी से नहीं होगी। मुझे इंसानों की अपेक्षा, सही बताऊँ ना, जानवर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, भरोसे लायक होते हैं, आपको निस्वार्थ प्यार करते हैं। आप कुत्ता पाल के देखो भाई साहब, मरते मर जाएगा, फिर वफादारी निभाएगा। कोई आप पर हमला करेगा तो बराबर काटेगा। लेकिन रिश्तेदार सांप होता है ना, सांप कितना भी दूध पिलाओ, कहावत है ना कि सांप को कितना भी दूध दो लेकिन लास्ट में काटेगा आपको ही। तो ये होते हैं जहरीले रिश्तेदार।
तो जहरीले रिश्तेदारों से जो सांप वर्ग है ना, नंगा वर्ग के, उनसे दूर ही रहो तो अच्छा है। खैर बाकी आपके अगर अच्छे रिश्तेदार हैं तो अपनी रिश्तेदारी निभाइए। भाई मेरे तो जैसे थे मैंने बता दिया, और मैं उनके मुंह पर बोलने की दम रखती हूँ। डरती मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, ना तब ना अब, सीधी सी बात है। तो पता नहीं आपको कैसा लगा होगा मेरी बात सुन करके। हो सकता है किसी को अच्छा भी लगे, हो सकता है किसी को बुरा भी लगे कि भाई रिश्तेदार अच्छे होते हैं। भाई मेरे तो नहीं है अच्छे, इसलिए मैंने बोला। और हर टाइम में, हर जगह पर, हर समय सिर्फ पैसा काम आएगा। अगर आपके पास पैसा है आपके अकाउंट में और आप बीमार हो तो भाई साहब आप नौकर भी अपने पैर दबाने के लिए रख सकते हो। बंदा पैसा लेगा लेकिन कम से कम सेवा तो करेगा। आपको हॉस्पिटल तो उठा के ले जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल वाले भी पैसा मांगते हैं, सेवा करने वाला भी। वैसे भी आप जिसके लिए संपत्ति बना रहे हो, ठीक है ना, वो संपत्ति आप अपने नाम करा करके आपको मार पीट के घर से बाहर निकाल देते हैं आजकल की औलादें। भाई सारे लड़के ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जहाँ पर बेटे काम नहीं आ रहे हैं वहाँ पर बेटियाँ माँ बाप को पाल रही हैं, बेटियाँ खाना दे रही हैं। तो हर जगह देखो भाई, सारे लड़के भी बुरे नहीं हैं और सारे लड़के अच्छे भी नहीं हैं, लेकिन और सारी लड़कियां बुरी नहीं हैं, सारी लड़कियां भी अच्छी नहीं हैं। एक लड़की वो होती है जो अपना घर परिवार साथ लेकर चलती है, ठीक है ना, माँ बाप भी देखती है, सास ससुर भी देखती है। और एक लड़की वो होती है जो सिर्फ खुद को देखती है, ना माँ बाप को देखती, ना सास ससुर को देखती है। तो हर तरह की दुनिया है। चलिए साथियों, मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और ये मेरी लाइफ की स्टोरी थी। मेरे पास आगे कुछ शब्द नहीं है।